हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर प्राणियों में पोषण। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वहाँ पर पादपों में पोषण, मतलब प्लांट्स में, पेड़ पौधों में। ठीक है। और उसे जो उसमें पोषण होता है वो किस प्रोसेस की मदद से होता है? वो होता है प्रकाश संश्लेषण की मदद से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इन सब की मदद से जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्राणियों में पोषण। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पादपों के अलावा, मतलब पेड़ पौधों के अलावा जितने भी प्राणी हैं वे सभी अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है? मनुष्य तो बच्चों पेड़ पौधों को तोड़ता है, पेड़ पौधों से सब्जियां पत्ती लेता है, उन्हें पकाता है और फिर खाता है। ठीक है। ऐसे ही कुछ जंतु जो हैं वे क्या करते हैं? वे कच्चा ही पेड़ पौधों को खाते हैं ना, पेड़ पौधों को कच्चे ही खाते हैं। और कुछ जंतु हैं जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ घटक जटिल पदार्थ। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप से नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे क्लोरोफिल से खाना बनाते हैं और फिर उसे स्टार्च की रूप में जमा कर लेते हैं। ठीक है। या फिर उसे हम कार्बोहाइड्रेट का एक रूप भी कह सकते हैं। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट का एक रूप भी कह सकते हैं। तो बच्चों, जो जंतु हैं, जब जंतु पेड़ पौधों को खाते हैं तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उससे। तो कुछ जंतु जो है, बहुत सारे जंतु उस कार्बोहाइड्रेट को सीधे उपयोग में नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे वो सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर जटिल पदार्थ है, ये जुड़ा हुआ है आपस में, फिर इसको सरल पदार्थ में इस तरीके से तोड़ते हैं। ठीक है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? इसी को हम पाचन कहते हैं। ठीक है। पाचन माने पचाना। तो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, जो पाचन की विधि, इसमें हमें इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस पाठ में हमें पाचन की विधि पढ़नी है। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं मानव में पाचन। मनुष्य में पाचन। मनुष्य बच्चों अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है? मनुष्य अपना भोजन पेड़ पौधे से ग्रहण करता है और उसको हाथ से तोड़कर फिर दांत से काट कर खाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पढ़ सकते हैं, हम अपने मुख द्वारा भोजन अंत्य ग्रहण करते हैं। मुख द्वार माने मुख के द्वारा, मतलब जो मुंह से ग्रहण करते हैं, मुंह से खाते हैं, इसे पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करके आहार करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। ठीक है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। भोजन क्या होता है बच्चों? एक नली से होकर गुजरता है, जो हमारे गले से होती हुई, मुंह से होती हुई, गले से होती हुई फिर पेट में जाती है, फिर वहाँ से फिर दोबारा से एक नली प्रकार की देती है, जैसे हम आगे देखेंगे। जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ठीक है, पहला भाग। दूसरा भाग क्या है? ग्रसिका या ग्रास नली। तीसरा भाग है अमाशय। चौथा है क्षुद्रांश, मतलब छोटी आंत। और बड़ा, और जो पांचवा भाग है वो क्या है? बड़ी आंत, जो मलाशय से जुड़ी होती है। और छठा भाग क्या है बच्चों? मलद्वार या फिर गुदा। ठीक है। तो इन सारे भागों से होता हुआ हमारा जो भोजन होता है, ठीक है, वो होकर गुजरता है। जितना भी जो भोजन पचता है वो कहाँ तक पचता है? वो छोटी आंत तक पचता है। ठीक है। अवशोषित किया जाता है। उसके बाद जो अनपचा भोजन है वो मलद्वार के द्वारा निकाल दिया जाता है। ओके। जैसे कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पर किया है, मुख गुहिका है। ठीक है। ये जो मुख द्वार होता है, फिर मुंह के अंदर ही थोड़ी सी क्या होती है बच्चों? मुंह के अंदर थोड़ी सी ये लाला ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि भी कहते हैं इन्हें। फिर ये बच्चों ग्रसिका है, एक लंबा पाइप जो है यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पर ये क्या है? यकृत। यकृत को हम कहते हैं लीवर। फिर यहाँ पर ये पित्ताशय है, और ये हमारा पेट है। पेट को हम क्या कहते हैं बच्चों? अमाशय कहते हैं। और ये अग्नाशय। अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज, जो एक ग्रंथि होती है उसे कहते हैं। फिर ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत इसलिए है
क्योंकि इसका जो मुंह है वो बड़ा है, ठीक है, मोटी है बड़ी आंत, छोटी है उसका जो पतली होती है उसे छोटी आंत कहते हैं। फिर बच्चों ये मलाशय है जहाँ पे मल होता है, और ये गुदा है जहाँ से मल निकलता है। ओके, तो इसे हम फटाफट आगे करते हैं बच्चों। अब हम एक एक भाग से देखेंगे कि भोजन कैसे होके गुजरता है। पहले बच्चों हम पढ़ेंगे मुख और मुख गुहिका के बारे में। भोजन का अंत्यग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंत्यग्रहण कहलाती है। बच्चों जब हम अंत्य माने अंदर होता है, अंत्य माने क्या होता है, अंदर। अंत्य माने होता है बच्चों अंदर, और ग्रहण माने लेना, ठीक है, तो अंदर लेना। तो शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंत्यग्रहण कहते हैं। जब हम खाना अंदर खाते हैं, खाना जब हम मुंह से खाते हैं उसे क्या कहते हैं, अंत्यग्रहण कहते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं, यांत्रिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। फिर बच्चों से क्या करते हैं, हम दांतों के द्वारा से छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग सॉकेट में धंसा होता है, गर्तिका कहते हैं उसे। बच्चों क्या कहते हैं, गर्तिका, ठीक है। जो हर दांत जो है मसूड़ों में क्या होता है, धंसा होता है। हमारे दांत की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। हमारे दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे, ठीक है। इसके अनुसार इनके अलग अलग नाम दिए होते हैं। दांतों के प्रकार के अनुसार जो उनके काम है तो उनके अलग अलग नाम दिए होते हैं। पहला क्या है बच्चों, चर्वणक, दूसरा अग्रच्छुवर्णक, ये क्या है, रदनक, और तीसरा कृंतक, ठीक है बच्चों। ये हमारे दांतों के प्रकार हैं। इन सब का अलग अलग काम होता है। इनका काम होता है काटना, इनका नाम होता है चीरना, इनका काम होता है बच्चों पीसना, दोनों का। ओके, खाने को पीसना, छोटे बहुत ही महीन टुकड़ों में पीसना दांतों का, ठीक है, इसका काम होता है। फिर देखते हैं बच्चों आगे। ये क्रियाकलाप तो आपने किया हुआ है 6th क्लास में, ठीक है, जिसमें क्या होता है बच्चों, ये क्रियाकलाप है हमारा कार्बोहाइड्रेट का पता करने का। ओके, ये आप देख सकते हो, ये जो हमारे दांत है वो इस तरीके से, हमारे दांत इस तरीके से मसूड़ों में धंसे हुए होते हैं। ओके, और ये क्या है, ये दिखाया है पायरिया। जो बच्चा रात को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद दांत साफ नहीं करता है, ठीक है, तो उसके दांत में पायरिया लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, इसके दांत इस तरीके से सड़ जाते हैं और गड्ढा हो जाता है, ठीक है, फिर दर्द होने लगता है। तो इसलिए सभी बच्चों को खाना खाने के बाद दांत साफ करने चाहिए, और सुबह को नाश्ता करने से पहले। ठीक है, और मिठाई खाने के बाद तो बच्चों हमेशा आपको दांत साफ करने चाहिए। फिर बच्चों ये क्या है हमारे, जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र। जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र हैं, जहाँ पर आपको खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, इन सभी का पता लगता है। और इसके अतिरिक्त जीभ का और काम क्या होता है, इसके अतिरिक्त जीभ का बच्चे एक काम और होता है, जीभ क्या करता है, जीभ यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है, ओके, तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, जीभ पर छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2.4 आपको क्रियाकलाप करनी है, आप कर सकते हो घर पर खुद भी, ठीक है, जिसमें हमें क्या लेना है बच्चों, चीनी का विलयन लेना है, चीनी का घोल लेना है,
नमक का घोल लेना है, नींबू का रस और नीम की पत्ती अथवा केले का रस लेना है। फिर बच्चों क्या करते हैं हम, फिर आप या तो खुद भी कर सकते हो, आप घर में अपने हैं, ठीक है। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने के लिए कहिए, ठीक है। जीभ में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की उक्त रोग, ठीक है, जैसे जीभ में वहाँ पर जैसे जीभ में यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्र, ठीक है। फिर इन्हीं हिस्सों पर एक एक करके किसी एक विलेन के नमूने की एक बूंद को, एक या फिर 2 बूंद आप रख कर देखिए। विलेन रखने के दांत कुचलने की सीख का उपयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चों दांत को देते हैं ना, ठीक है, जो छोटी सी सीख होती है दांत में कुछ फंसाते निकालते हैं, उस सीख का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अन्य विलेनों के साथ दोहराइए, ठीक है। इसी तरीके से आपको सभी जो जितने भी चीज़ हैं घोल, सभी को थोड़ा थोड़ा करके अपने मित्र की जीभ पर रखना है। अपने मित्र से पूछिए जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे का स्वाद का अनुभव होता है। फिर अपने मित्र से पूछिए कि मीठा आपको कहाँ कहाँ लगा था, कड़वा कहाँ लगा, खट्टा कहाँ लगा, ठीक है, बाद में पूछना है। और फिर उस सब रिकॉर्ड को अपने किताब में लिखिए जीभ बनाकर, ठीक है। जीभ बनाइए, पहले आप ऐसे जीभ बनाइए, फिर उसमें क्षेत्र बनाइए ऐसे करके, ठीक है। फिर अपने मित्र से पूछिए उसके बारे में और उसको अपनी बुक में लिखना है। फिर बच्चों दूसरा भाग क्या है, ग्रसिका भोजन नली, जो एक लंबा सा पाइप होता है। ग्रसिका गले और वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन निचले की ओर सरकता है, ठीक है बच्चों। जो ग्रसिका होती है वो ऐसे सिकुड़ती है इस तरीके से, जैसे बीच में सिकुड़ रही है ना, तो इस तरीके से सिकुड़ती रहती है और फैलती रहती है, तो उसकी वजह से भोजन आपका नीचे की ओर सरकता है। और ये जो क्या कहते हैं इसको, मूवमेंट है, मतलब जो इसकी जिस तरीके से ये हिलती है, आप इसको अपने जब खुद खाना खाते हो या फिर आपका भाई खाना खाता है, आप उसके गले को देख सकते हो वो किस तरीके से हिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से खाना नीचे की तरफ जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है, ठीक है, तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। ये जो गति होती है ना, जिस तरीके से सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती फैलती है, तो उसकी वजह से ही भोजन नीचे की ओर धकेला जाता है। कभी कभी हमारा मांस खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। कभी कभी बच्चों हमारा जो पेट है वो खाए हुए जो हम भोजन खाते हैं उसको स्वीकार नहीं करता, और जिसकी वजह से हमें उल्टी हो जाती है और फिर खाना वो बाहर निकल जाता है ना। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपको उल्टी हुई हो, ठीक है। इसके कारण के विषय में सोचिए कि उसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। फिर आता है बच्चों अमाशय माने पेट। ये अमाशय है। अमाशय मोटी भित्ति एक थैलीनुमा संरचना है, ठीक है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। ये जे की आकृति बनी हुई ना, तो जे की आकृति का होता है, ये चपटा होता है, पतला है ना, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये आहार नाल है ना, कि देखो कितना पतला है ये, लेकिन उसका सबसे चौड़ा भाग क्या है, ये अमाशय ही है। यह एक और ग्रसिका नली से खाद्य प्राप्त करता है, ठीक है। यहाँ से खाना आ रहा है और इसको आगे भेज रहा है, इकट्ठा करके यहाँ पर पचता है खाना, ठीक है, फिर और आगे भेजता है, तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है, ठीक है, उसको आगे खाना दे देता है ये। अमाशय का आंतरिक स्तर, अमाशय का जो आंतरिक सतह होती है उसमें क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पाचक रस स्रावित करता है, ठीक है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहाँ से स्रावित होता है और पाचक रस भी निकलता है। श्लेष्म अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है बच्चों। वहाँ पर एक मोटी सी एक लेयर होती है जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पेट की सुरक्षा करता है, जो हमारे अमाशय की सुरक्षा करता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही तेज़ होता है, वो किसी भी चीज़ को जला देता है। तो ये जो श्लेष्मल जो एक लेयर होती है वो क्या करती है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से
हमारे आमाशय की सुरक्षा करती है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्या करता है, ये भोजन के साथ जो बहुत सारे जीवाणु आ जाते हैं उनको नष्ट कर देता है। साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाता है जिसके पाचक रसों की क्रिया में करने में सहायता मिलती है। और बच्चों ये क्या करता है, ये जो अंदर का जो मीडियम है, माध्यम है, उसको क्या करता है, अम्लीय बना देता है जिससे पाचक रस अपना काम आसानी से कर सकें, भोजन को आसानी से पचा सकें। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। और ये जो पाचक रस है वो सरल पदार्थ, वो जो जितने भी प्रोटीन है उनको सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक है बच्चों इससे आगे का हिस्सा हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे का हिस्सा हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको यहीं तक पढ़ना है और मुझे बताना है कि अगर आपको इतना भाग समझ में आ गया है तो बता देना। ओके बच्चों।